जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम आपको बोले थे पढ़ाए थे कि देश के जो पद होता है उसे सर्वोच्च पद के रूप में सजाने के लिए स्वापन देता है, उसकी चर्चा किए थे। देश का सबसे बड़ा पद जो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर उसके नीचे राज्यपाल आते हैं, फिर उसके नीचे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति जो सेवानिवृत्त हो गया, जो रिटायर हो गए राष्ट्रपति, वो आते हैं। फिर उनके नीचे आते हैं लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति और सीजीआई आते हैं। फिर उनके नीचे आते हैं विपक्ष का मंत्री। फिर उनके नीचे आते हैं भारत विजेता, जो भारत रत्न विजेता हुए हैं, उन लोग आते हैं। फिर उनके नीचे आते हैं यूपीएससी विभाग वाले आते हैं, वित्त आयोग आते हैं, निर्वाचन आयोग वाले आते हैं, फिर उनके कर्मचारी लोग आते हैं। फिर ईडी की बात करते हैं। ईडी एक निर्देशन प्रवर्तन निर्देशालय है। इसमें क्या होता है, गैर वित्तीय लेन देन की जांच करता है। यह सब एजेंसी का स्थापना हुआ ईडी का सन 1956 ईस्वी में इस एजेंसी का गठन किया गया था। फिर उसके बाद आया था सीबीआई का गठन किसके समिति पर हुआ था, केस संथान नामक व्यक्ति की सिफारिश पर इनका गठन किया गया था। यह दिल्ली पुलिस का ही शाखा थी, लेकिन यह बाद में यह केंद्र सरकार में चला गया और इनकी 4 शाखाएं हुए थे, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई। ये 4 शाखा बन गई थी। फिर उसके बाद हम बात किए थे सीबीआई के जो राज्य स्तरीय काम करते हुए सीआईडी, ये भी पुलिस विभाग का ही एक शाखा है। यह सीआईडी के रूप में यह किसकी जांच करता है, यह सीबीआई और सीआईडी, ये गंभीर आपराधिक मामलों की जांच करती है। फिर उनके नीचे हम सीबीसी की बात किए थे, सत्कर्ता आयोग। सत्कर्ता आयोग का इसका गठन भी केस संथान नामक समिति पर ही हुआ था। इनका कब गठन किया था, सन 1964 ईस्वी में किया गया था। इसमें इसलिए किया गया था कि वो सब तो लेन देन, वित्तीय लेन देन की जांच करते थे, गंभीर अपराध की जांच करते थे, लेकिन इसमें उनको ऐसा लगा कि कोई जरूरी नहीं कि अधिकारी लोग भी भ्रष्टाचार करें, इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह एजेंसी को गठित किया गया। यह किसकी जांच करता है, यह अधिकारी लोग पर ही जांच करती है कि आप भ्रष्टाचार में आप शामिल थे कि नहीं थे, इस अपराध में आप पैसा लिए थे, उसको छुपाने के लिए या दबाने के लिए, वहां से सबूत मिटाने के लिए। यह किसकी जांच करता है, यह सत्कर्ता आयोग। यह सत्कर्ता आयोग अधिकारियों की जांच करती है कि भ्रष्टाचार को रोकने की काम करती है। फिर इसके बाद हम आपको बताए थे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होगा, तो तिरंगा होगा। इस पर गांधी जी का भी विवाद हुआ था। पहले हमारा तिरंगा पर चरखा था, लेकिन बाद में पिंगली वेंकैया जी के यह झंडा बदलकर जो हम चरखा के जगह चरखा रहता था, वहां पे हम लोग चक्र लगा लिए। उस चक्र में कितने तिलियां होते थे, 24 तिलियां होते हैं। और यह 24 तिलियां हमें बताता है कि 24 घंटा हमको देश के प्रति काम करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। और जो केसरिया रंग बताए थे वह बलिदान को बताता है, सफेद रंग शांति को बताता है, हरा जो बताता है वह हरियाली को बताता है, और जो चक्र जो हम लोग बनाए हैं 24 रंग को, वह गहरे नीले रंग की होती है। और इसके बाद हम बताए थे किस तरह से झंडा हम लोग फहराते हैं, तो झंडा दाहिने हाथ में लेकर फहराना चाहिए। और जब भी जुलूस में हम लोग चले तो जुलूस में दाहिने कंधे पर होना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा का झंडा है वह धरती पर नहीं सटे। और इसके बाद हम बात किए थे कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ध्वज को नहीं फहराना चाहिए। सूर्यास्त जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं उसके बाद हम लोग झंडा नहीं फहरा सकते हैं, और सूर्य निकलने से पहले भी झंडा नहीं फहराएंगे। यह झंडा फहराने का नियम है। और झंडा जब हम झुका देते हैं तो देश की शौक को दर्शाता है कि देश में कोई संकट आ गया है। लेकिन जब हम उल्टा झंडा फहरा देते हैं तो उल्टा झंडा में होता है कि देश बहुत भारी संकट में है। जब हम झुका हुआ झंडा फहराते हैं तो शौक होता है, जैसे कोई मनिंदे देश के लिए काम करे हुए व्यक्ति, कोई पदाधिकार व्यक्ति मर जाते हैं, जैसे मनमोहन सिंह अभी मर गए, तो उनको पर क्या हो गया था, यह हमारे देश का जो एक धरोहर था वह चल गए, इसलिए देश पूरा शोक में डूबी हुई थी। एपीजे अब्दुल जी जब चल गए थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी चल गए थे, जो देश के लिए जो काम किया उनके शोक के रूप में यह झंडा झुका दिया जाता है। और एक संकट क्या होता है जब उल्टा झंडा कर देते हैं, जब देश पर कोई विदेशी देश आक्रमण कर दे या कोई वैसा आपात
आ जाए, जिसको प्रकृति आपात भी कहा जाता है, जैसे कोरोना तो पूरा विश्व में था, लेकिन यह पूरे जगह पर नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ था। लेकिन अगर एक ही देश में कोई ऐसा महामारी फैल जाए जिस कारण से उस देश में संकट आ जाती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है हम लोग का? तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक की जय है। यह कब अपनाए हम लोग? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गाना कौन सा है हम लोग का? जन गण मन अधिनायक की जय है। और इसे कब अपना है? 24 जनवरी 1950 को अपना लिए। अब हम बात करते हैं कि यह किस पुस्तक से लिया गया है, कि पत्रिका से लिया गया है, कि कोई लिखे है? तो यह तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। यह कितने पंक्तियां की है? 13 पंक्तियां के हैं। का है। और इसका रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है। और इनके यह राष्ट्रीय गान को कितना सेकंड में गाना चाहिए? तो 52 सेकंड में गाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में 20 सेकंड में गाना चाहिए। यह राष्ट्रीय गान का प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति गाना चाहिए। अंतिम पंक्ति गाकर छोड़ दिया जाता है। और यह सबसे पहले कब गाया गया था? सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विश्व नारायण कर रहे थे। विश्व नारायण जी कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक की जय है। यह कब अपनाए? 24 जनवरी 1950 को। यह किस पत्रिका द्वारा लाया गया है? तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। इसमें टोटल कितनी पंक्तियां हैं? तो 13 पंक्तियां हैं। इनका रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कितने समय लगता है इस गाने को गाने में? तो 52 सेकेंड लगता है। यह विशेष परिस्थिति में 20 सेकेंड में ही गाकर छोड़ दिया जाता है। इसमें प्रथम पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां ही गाई जाती है। और पहली बार यह कब गाया गया था? सन 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। उस समय इस कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण जी कर रहे थे। और फिर 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हीं को अंग्रेजी अनुवाद किया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसी को अंग्रेजी अनुवाद कर दिए क्या? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अंग्रेजी अनुवाद कर दिए। इसे कब अपना? 24 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत है। इसे कब अपनाए? 24 जनवरी 1950 को। इससे किस पुस्तक द्वारा लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है।
लिया गया है। और यह फर्स्ट बार कब गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था, उस समय इसे गाया गया था वंदे मातरम। इसका रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और कलकत्ता का जो अधिवेशन हो रहा था उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला साहनी जी कर रहे थे। कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है? तो वह हमारा लिया गया है अशोक स्तंभ से सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ में 4 शेर है, लेकिन दिखाई कितना शेर देता है? 3 शेर दिखाई देता है। 4 शेर है लेकिन दिखाई कितना शेर देता है? 3 शेर दिखाई देता है। और इसके नीचे अशोक चक्र के नीचे एक चक्र बना है। एक तरफ घोड़ा है, और एक तरफ सांड है। सांड मेहनत को बताती है, घोड़ा भागते हुए देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए बताता है। इसका प्रतीक बताता है कि घोड़ा देश को विकास करने के लिए तेजी से दौड़ रहा है। सांड मेहनत को बताता है। अब इसके नीचे सत्य में जयते लिखा है। सत्य में जयते यह कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है यह सत्य में जयते। और इसे कब अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह को? तो यह 26 जनवरी 1950 को अपनाए। यह राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाए। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था, जिसमें 4 शेर है, दिखाई 3 ही शेर देता है। इनके नीचे सांड और घोड़ा है। सांड मेहनत को बताती है, घोड़ा तेजी से विकास करने को बताता है। इनके नीचे सत्य में जयते लिखा हुआ है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह आप 10 के नोट पर भी देखिएगा, चाहे 5 का मोटा वाला सिक्का आता था उस पर, और 10 के सिक्का, यह सभी पर अशोक स्तंभ के पीछे देखिएगा इस तरह के शेर बना रहता है, जो 3 शेर दिखाई देता है। और यहाँ पे चक्र, यहाँ पे बैल रहता है, यहाँ पे घोड़ा रहता है। इसके नीचे सत्य में जयते लिखा रहता है। जयते लिखा, यह पैसे पर लिखा हुआ दिखने को मिलेगा। और 26 जनवरी 1950 को इसे अपना लिए थे। अब हम राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा शक संवत है। शक संवत है। यह चंद्रमा पर आधारित है। पहले हम किस पर चलते थे? पहले कौन सा कैलेंडर को हम मानते थे? विक्रम संवत को मानते थे। फिर इसे हटाकर इसे कब अपना लिए? शक संवत को। यह 22 मार्च 1957 को इसे अपना लिए। 22 मार्च 1957 को हम कौन सा कैलेंडर यूज कर लेंगे? शक संवत। और पहले कौन सा? विक्रम संवत। और शक संवत के साथ में हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी मान्यता देते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब आता है, लेकिन शक संवत में आता है चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन ये आते हैं। और ये सब जो होता है कि दोनों 2-2 महीने के गैप ले लेते हैं। इसमें चंद्रमा पर आधारित है, इसी में मलवास ये सब लगता है।
और किस प्रकार से लगता है वो सब जब चंद्रमा पूर्ण होता है, आधा होता है, इस पर यह सब आधारित है। यह संघ सहमत, इसीलिए चंद्रमा पर यह कैलेंडर आधारित है। और 22 मार्च 1957 को हम लोग इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपना लिए थे। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रस्तावना के।